हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं बीवी यादव, आपका साइंस अध्यापक। बच्चों, पिछले क्लास में हमने आपको पदार्थ की संरचना के बारे में बताया था, जिसमें ठोस, द्रव, गैस। फिर बताया था कि पदार्थ तत्वों के संकेत क्या होते हैं, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है। अब आज आपको बताएंगे रासायनिक सूत्र के बारे में। पदार्थों का रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है। तो तत्वों के अणु में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। कुछ तत्वों के अणुओं में परमाणु जो होते हैं दो होते हैं या दो से अधिक होते हैं। और जो यौगिक होते हैं, यौगिक में तो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या भी अलग अलग होती है। तो तत्व अथवा यौगिक के अणुसूत्र को उसमें उपस्थित विभिन्न परमाणुओं को उनके प्रतीक के रूप में लिखते हैं। यानी कोई भी अणु है उसका सूत्र लिखना है, या किसी तत्व का सूत्र लिखना है, या किसी यौगिक का लिखना है। तो उसमें जितने भी तत्व होंगे और तत्वों के परमाणु होंगे, तो उन तत्वों के प्रतीक को लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से परमाणुवीय प्रतीक के समूह को क्या कहते हैं? रासायनिक सूत्र कहते हैं। यानी कई परमाणु हैं तो उन परमाणुओं का संकेत लिख देंगे, तो वह जो समूह होगा वह क्या कहलाएगा? रासायनिक सूत्र कहलाएगा। तत्व का जो अणुसूत्र होता है उसको दर्शाने के लिए यह जानना आवश्यक होता है कि वह कितने परमाणुओं से मिलकर के बना है। जैसे हाइड्रोजन तत्व है और उसके अणु को लिखना है, तो चूंकि हाइड्रोजन के एक अणु में हाइड्रोजन के दो परमाणु होते हैं, इसलिए उसका जब रासायनिक सूत्र लिखेंगे तो H2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? H2 लिखेंगे। यहां पर देखिए मैंने लिखा है, ये देखिए H2 लिखा है। ऑक्सीजन का अणुसूत्र लिखना है तो ऑक्सीजन में दो परमाणु हैं, O2 लिखा गया है। नाइट्रोजन के में दो परमाणु हैं, An2 लिखा गया है। ब्रोमीन में दो परमाणु हैं तो Br2 लिखा गया है। यह फास्फोरस है, इसमें चार परमाणु होते हैं, इसलिए इसमें P4 लिखा गया है। और सल्फर क्या सामने 5 लिखा है, क्योंकि सल्फर के अणु में कितने परमाणु होते हैं? 5 परमाणु होते हैं। तो तत्व का जो अणुसूत्र लिखा गया है बच्चों, उसके परमाणुओं के समूह के रूप में लिखा जाता है। और परमाणु जो होता है वह तत्व का प्रतीक को बताता है या संकेत को बताता है। तो परमाणुविक संकेतों का जो समूह है वही क्या कहलाता है? उस तत्व का रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र कहलाता है। अतः किसी तत्व के अणु को दर्शाने वाले उसके परमाणुवीय प्रतीक के समूह को तत्व का अणुसूत्र या संक्षेप में उसे सूत्र कहते हैं। तो ये है कि तत्व का रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र कैसे लिखा जाता है। अब है बच्चों कि कोई यौगिक है तो यौगिक का रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र कैसे लिखेंगे। तो यौगिक में आप जानते हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं, लेकिन एक बात है कि ये तत्वों के जो परमाणु होते हैं वह एक निश्चित अनुपात में होते हैं। इसलिए तत्वों के परमाणुओं की संख्या भी क्या रहती है? निश्चित रहती है।
और परमाणु अविभाज्य होते हैं। इसलिए यौगिक का अणुसूत्र लिखते समय परमाणुओं की संख्या को पूर्णांक में लिखा जाता है। एक है तो एक है या दो है या तीन है चार है तो वह संख्या के रूप में पूर्णांक संख्या के रूप में लिखा जाता है। अब लिखने का नियम है कि कोई भी यौगिक का अणुसूत्र लिख रहे हैं तो पहले जान लें कौन कौन सा तत्व है उसमें और उस तत्व के कितने कितने परमाणु हैं। अब जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड में दो तत्व है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो हम पहले लिख दें, पहले संकेत लिख दें H और फिर क्या लिखें क्लोरीन का Cl। अब HCl में हाइड्रोजन का एक परमाणु है और क्लोरीन का भी एक परमाणु है, इसलिए सूत्र लिखा गया HCl। क्या लिखा गया HCl। बच्चों तत्वों के जो परमाणु अगर एक हैं तो उनकी संख्या को नहीं लिखते हैं, केवल उनका संकेत लिख देते हैं। और यदि एक से अधिक परमाणु हैं, दो हैं तो उनके सामने दो लिख देंगे। अगर तीन है तो क्या लिख देंगे तीन लिख देंगे। जैसे H2O लिखना है, देखिए यहां पर है, ये नीचे देखिए लिखा यौगिक का अणुसूत्र। जैसे जल है तो जल में आप देखिए H2O लिखा है, यानी H एक तत्व है और एक ऑक्सीजन तत्व है। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन, जल में हाइड्रोजन तत्व है और ऑक्सीजन तत्व है। हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, इसलिए H के सामने दाहिने ओर 2 लिख दिया गया और ऑक्सीजन का एक परमाणु है तो केवल क्या लिख दिया गया O लिख दिया गया। तो यह जल का अणुसूत्र हो गया। उसी तरह नीचे लिखा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन है, तो सोडियम का एक परमाणु है इसलिए केवल Na लिखा है, क्लोरीन का दो परमाणु है और एक परमाणु है इसलिए वह Cl लिखा हुआ है, NaCl। नीचे आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में C और O ये दोनों तत्व हो गए, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का एक परमाणु है तो कार्बन के सामने कुछ नहीं लिखा है, लेकिन ऑक्सीजन का दो परमाणु है इसलिए ऑक्सीजन के सामने क्या लिखा है दो लिखा हुआ है। इसी तरह से नीचे देखिए ये है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में बच्चों जो है कैल्शियम एक तत्व है और आगे देखिए C है फिर O है, तो कैल्शियम का एक परमाणु है, कार्बन का एक परमाणु है, ऑक्सीजन का 3 परमाणु है, इसलिए ऑक्सीजन के सामने क्या लिखा है 3। तो सूत्र हो गया CaCO3। उसी तरह से नीचे लिखा हुआ है एक सोडियम कार्बोनेट, दिखाई दिया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में बच्चों Na2CO3, सोडियम के दो परमाणु हैं, कार्बन का एक परमाणु है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, तो सोडियम के सामने 2 लिखा गया, कार्बन के सामने कुछ नहीं, ऑक्सीजन के सामने 3 लिखा गया है क्योंकि ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। तो इस तरह से सोडियम कार्बोनेट का सूत्र हुआ Na2CO3। तो इस तरह से बच्चों ये यौगिकों का अणुसूत्र लिखा जाता है या रासायनिक सूत्र लिखा जाता है। तो परिभाषा इनकी होती है परमाणुवीय प्रतीकों का वह समूह जो यह दर्शाता है कि किसी यौगिक के एक अणु में किस किस तत्व के
कितने परमाणु उपस्थित हैं उस यौगिक का अणुसूत्र लिखा कहलाता है। यानी यौगिक का जो अणुसूत्र होता है उसमें उपस्थित तत्वों के परमाणुओं को लिखा जाता है जब समूह के रूप में, तो वह यौगिक का अणुसूत्र कहलाता है। अब यौगिक के अणुसूत्र से हमें क्या जानकारी मिलती है कि उस यौगिक के अणु में या वह उस यौगिक का एक अणु की जानकारी होती है और उस यौगिक में कौन कौन से तत्व हैं और उन तत्वों की परमाणुओं की संख्या कितनी कितनी है। तो यौगिक के अणुसूत्र से ये जानकारी होती है। अब किताब में बच्चों तमाम दिया गया है। ये यौगिकों का अणुसूत्र है। सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चीनी, पोटेशियम मैग्नेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब का सूत्र लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ करके ये याद कर लेंगे। इसके बाद है बच्चों अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल किसे कहते हैं? जो खाने में जिसका स्वाद कैसा हो? खट्टा हो, उसको क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। और जो होता है जिसका कसैला होता है उसको हम क्या कहेंगे? क्षारक कहेंगे। कुछ चीजें मीठी होती हैं, तो कोई भी नींबू है, इमली है, सिरका है, नमक है, चीनी है, और चीनी है, नमक है, तो नमक का नमकीन स्वाद रहेगा। तो सबका स्वाद क्या होता है? अलग अलग होता है। अब अम्ल जो है कई तरह के होते हैं। हमारे भोज्य पदार्थों में भी प्राकृतिक अम्ल पाए जाते हैं। उन अम्लों को प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ये अम्ल बहुत ही क्षीण प्रकृति के होते हैं, इसलिए ये अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे खाने वाले जितने भी अम्ल हैं, नींबू का साइट्रिक अम्ल, संतरे का साइट्रिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, इमली में टार्टेरिक अम्ल, ये सभी चीजों को आप खाते हैं और इसमें इतने तरह के ये अम्ल हैं और ये सभी अम्ल प्राकृतिक अम्ल हैं तथा दुर्बल अम्ल हैं। तो दुर्बल अम्लों के बारे में हो गया। अब कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जो हमारी त्वचा को जला देते हैं, उनको हम प्रबल अम्ल कहते हैं या खनिज अम्ल कहते हैं। खनिज अम्ल या प्रबल अम्ल बच्चों ये कहलाते हैं। ये हमारे त्वचा पर पड़ जाएं तो हमारी त्वचा जल जाती है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो ये दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल दो तरह के हो गए। अब है तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। जिस अम्ल में पानी की मात्रा अधिक होती है और अम्ल की मात्रा कम होती है वह तनु अम्ल कहलाता है। वह ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। और जिस अम्ल में पानी की मात्रा कम, अम्ल की मात्रा अधिक होती है वह सांद्र अम्ल होता है और यह ज्यादा खतरनाक होता है। जैसे ही पड़ेगा हमारे ऊपर हमारी त्वचा को क्या करेगा? बिल्कुल जला देगा। तो अम्ल जो है तनु अम्ल हो गए और सांद्र अम्ल हो गए। अगर सांद्र अम्ल आपकी त्वचा पर पड़ गया तो ज्यादा से ज्यादा पानी से उसे खूब धो दें और धो देने से धीरे धीरे अम्ल का प्रभाव कुछ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये अम्ल के बारे में हो गया। अब है क्षारक। क्षारक वे पदार्थ है जो अगर अंगुलियों से रगड़े उनके विलयन को साबुन जैसा चीकना लगता है, या ऐसे पदार्थ जो छूने पर हमको साबुन जैसे लगते हैं वे बेस या क्षारक कहलाते हैं। और जो क्षारक जल में अधिक घुलनशील होता है उसको हम क्षार या एल्कली कहते हैं।
जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सभी जो होते हैं बच्चों क्या होते हैं? क्षार होते हैं। तो जो क्षारक पानी में अधिक मिले हैं, घुलने वाले हैं, तो उनको हम कहते हैं क्षार या एल्कली। अब है अम्ल और क्षार की पहचान कैसे की जाती है? तो वे पदार्थ है जिनके द्वारा अम्ल एवं क्षार का परीक्षण किया जाता है उन्हें सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। इन सूचकों को जब किसी अम्लीय या क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये उसके रंग को बदल देते हैं। जैसे लिटमस पेपर, हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियां, ये सभी क्या हैं? सूचक हैं। अम्ल एवं क्षार की पहचान के लिए प्रयोगशाला में लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। नीला लिटमस का पेपर है और एक दूसरा होता है लाल लिटमस का, छोटा सा कागज जैसा होता है, नीले रंग का और लाल रंग का। तो जब नीला लिटमस पेपर किसी अम्ल में डुबाएंगे तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। जब नीला लिटमस पेपर अम्ल में डुबाएंगे तो लाल हो जाएगा। और जो लाल लिटमस पेपर है उसे किसी क्षारक के विलयन में डुबाएंगे तो वह नीला हो जाएगा। यानी नीले लिटमस से और लाल लिटमस पेपर से अम्ल और क्षार की पहचान की जाती है। इसी तरह से हमारे प्रयोगशाला में लिटमस पेपर के अलावा भी सूचक होते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज तथा फिनोल्फथलीन। क्या है? मिथाइल ऑरेंज तथा फिनोल्फथलीन, इसका भी प्रयोग किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज बच्चों जो है अम्लीय विलयन में लाल, क्षारीय विलयन में पीला हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज है तो वह अम्लीय विलयन में लाल हो जाएगा और क्षारीय विलयन में पीला हो जाएगा। इसी तरह से फिनोल्फथलीन जो होता है वह अम्लीय विलयन में रंगहीन तथा क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाती है। तो ये है अम्ल और क्षार की पहचान करने वाले सूचक, जिसमें लिटमस पेपर हो गया और लिटमस पेपर के अलावा मिथाइल ऑरेंज तथा फिनोल्फथलीन हो गया। तो ये इसके बारे में बच्चों ये बताया गया कि आप टेस्ट कैसे करेंगे। फिर है एक चीज है अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया कहलाती है उदासीनीकरण की क्रिया। क्वेश्चन पूछा जाता है उदासीनीकरण किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं तो इस क्रिया को उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। दोनों को जब आपस में मिलाया जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप सोडियम क्लोराइड जल बनता है। तो यह समीकरण या यह अभिक्रिया उदासीनीकरण की कहलाती है। तो अम्ल प्लस क्षारक बराबर लवण प्लस जल प्लस उष्मा। अब है बच्चों कि ये घरेलू या औद्योगिक क्षेत्रों में अम्लों और क्षारों का जो है क्या उपयोग होता है लवणों का, ये किताब में चार्ट दिया हुआ है तो उससे आपको पढ़ना होगा
कि जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका सूत्र है H2SO4 और इसे गंधक अम्ल भी कहते हैं और इसका उपयोग होता है उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट के निर्माण में और बैटरियों के निर्माण में, रंग, कागज, कपड़े और उद्योगों में। नाइट्रिक अम्ल है HNO3 उसका सूत्र है, इसे सोरेक अम्ल भी कहते हैं। अम्लराज बनाने में और उर्वरकों के निर्माण में, सोने चांदी को शुद्ध करने में इसका उपयोग होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका सूत्र है HCl, इसे नमक का अम्ल भी कहते हैं। क्लोरीन निर्माण में और नमक के शोधन में इसका प्रयोग होता है। ऐसे है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, साबुन निर्माण में इसका प्रयोग होता है। सोडियम क्लोराइड ये NaCl, कॉमन साल्ट यानी नमक, क्लोरीन निर्माण में, साबुन उद्योग में। सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3, यह खाने का सोडा है और सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में, पाचक पदार्थों के निर्माण में जैसे ब्रेड है, केक है आदि बनाने में, या पेय पदार्थ जितने होते हैं उनको बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये चार्ट में दिया गया है। आप किताब में से चार्ट से आप उनका नाम, उनका व्यापारिक नाम और उनका सूत्र तथा उनका क्या उपयोग है, घरेलू उपयोग क्या है, औद्योगिक उपयोग क्या है, तो इसको आप किताब में से नोट कर लेंगे और पढ़ेंगे। तो इस तरह से बच्चों ये हो गया आपका अम्ल क्षार और अम्ल क्षार की क्रिया क्या होती है और अम्ल क्षार का उपयोग कहाँ पर होता है। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हो गया और आगे वाले क्लास में आपको हम होमवर्क देंगे अभ्यास के प्रश्नों का और उसको आपको घर पर करना होगा। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। गुड बाय, थैंक यू बच्चों।